हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी हर्षिता। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आसपास का जो सराउंडिंग है ये वाला, जिसमें आ जाते हैं हमारे सप्लायर जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमारी पब्लिक जिनको हम आइटम्स बेचना चाहते हैं, गुड्स बेचना चाहते हैं जो हम बना रहे हैं, हमारे आइटम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सारे आ जाते हैं। ये होते हैं जो ये हमारे बिजनेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी मार्केटिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, राइट? और जो ये हमारे बाहर वाले हैं, टेक्नोलॉजी, लीगल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफी, कल्चरल फोर्सेस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, बट इम्पैक्ट तो करते हैं। तो हमें इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका हमारे बिजनेस की ग्रोथ पे, हमारे बिजनेस की सक्सेस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट? तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या? मार्केटिंग एनवायरनमेंट है एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स द बिजनेस एंड अफेक्टेड, क्या क्या आ जाएगा इसमें? CEI, दैट इज कंडीशन, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस, जो क्या करते हैं? बिजनेस को सराउंड करते हैं और इफेक्ट करते हैं, राइट? या फिर हम ये बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज आउटसाइड मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो भी बाहर के फोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट की एबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। क्या एबिलिटी है मैनेजमेंट की? वो एक अपने टारगेट कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो उनकी एबिलिटी है, उसको उन फोर्सेज से इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं, तो उनको बोला जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, राइट? देन कम्स टाइप ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या है? There are two types of marketing environment. One is static and second one is dynamic. Static and stable environment means वो environmental forces, environment के वो forces जो change नहीं होते, which do not show any significant change. ठीक है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते, उसको बोला जाता है स्टैटिक एनवायरनमेंट। एक होता है हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट इज एन एनवायरमेंटल फोर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, विच शोज फ्रिक्वेंट चेंजेस, जिसमें बार बार चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। वो फोर्सेस जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये जो हमने पढ़ा, इट वाज द मेजर टाइप कि हम एनवायरमेंट को चेंजेस के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे। दो हो गए, एक हो गया हमारा स्टैटिक एनवायरमेंट, एक हो गया हमारा डायनामिक एनवायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि हम कितना उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक हो जाएगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक हो जाएगा हमारा अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कौन? मैनेजमेंट कैन बी कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। इसको बोला जाता है इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है? मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को, उन्हें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितने लेबर्स एम्प्लॉय करने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है या नहीं करना। 4Ps हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या रखना है, ये मैनेजमेंट के हाथ में होती है सारी चीजें। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। दीज चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज पर डिजायर ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। जैसा मैनेजमेंट चाहेगी वैसे ही इसको चेंज कर सकती है। ये फैक्टर्स जो हैं आर अ पार्ट ऑफ कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अप्रोच एंड सक्सेस ऑफ इट्स ऑपरेशन। ये फैक्टर्स भी ऑपरेशंस की सक्सेस के लिए मायने रखते हैं, बट ये हमारे कंट्रोल में है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो मैनेजमेंट की कंट्रोल से बाहर है, बट उसका भी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, हमारी सक्सेस है, मार्केटिंग की पॉलिसीज है, इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट? तो इसको अगर हम ब्रॉडली देखें तो अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है दो चीजों में, दो लेवल्स पे होती है अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। फोर्सेस एट टू लेवल्स, वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो क्या होता है? जो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, वो फोर्सेस जो मार्केटिंग और बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करे, कैसे इन्फ्लुएंस करे डायरेक्टली। और ये जो होते हैं मैक्रो वाले, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? सप्लायर, कस्टमर, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड जनरल पब्लिक। इसमें क्या क्या आएगा? डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस,
सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ये सारे आ जाएंगे। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको सारा याद हो जाएगा। बट अभी इतना याद करो कि माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और मैक्रो इन्वायरमेंट के जो फोर्सेज हैं वो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, राइट। और ये दोनों किसका पार्ट है? अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट का। जब भी कंपनी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रही है तो उनको इन इन्वायरमेंटल फोर्सेस को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, मार्केटिंग के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझने का ट्राई करती है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उसकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं, उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें हम बेसिकली कहूँ तो 2-3 चीज़ें समझने की ट्राई करते हैं, मोटा माटी बताएं तो 4 है। स्वॉट एनालिसिस होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट उससे आप इजीली याद कर सकते हो। स्वॉट में क्या आ जाएगा? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये 4 चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं जब हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी प्रोसेस है, किस लिए? जिसमें हम मार्केट इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसको समझ पाएं। ठीक है, देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग एंड वेइंग अप चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट बाय द फर्म। फर्म जो है वो स्क्रूटनी करती है चेंजेस और ट्रेंड्स का। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। इतना समझ आ गया आपको कि हमें कब करना है? इतना समझ आया आप सबको कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, राइट। एनवायरमेंट समझा, फिर हमने उसके टाइप समझे, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी स्कैनिंग क्या होती है। देखिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, सबसे पहले कब इन्वायरमेंट को हम स्कैन करते हैं? जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं ना, उससे भी पहले, जब हमने प्रोडक्शन भी शुरू नहीं किया, अभी हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया, उससे पहले भी हम सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, पूरा मार्केट रिसर्च करते हैं। अ गुड मार्केट रिसर्च इज डन। क्यों करते हैं? 4-5 चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ द टारगेट कस्टमर। जिन कस्टमर्स को हम टारगेट करने वाले हैं, जिन कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो कैसे हैं, उनका फैमिली का सेट क्या है, उनकी एज क्या है, उनका क्यों वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बाइंग मोटिव क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, परचेजिंग पावर, उनकी जेब में उतने पैसे हैं भी या नहीं है, वो किस रेंज का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और उनका नेचर क्या है। ठीक है, सेकेंड चीज़, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी डिमांड कैसी है, स्टैटिक है या इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, कि कभी बढ़ती है कभी घटती है, अप्रैल में ज़्यादा बिकता है, मई में कम बिकता है, सीजनल तो नहीं है इसकी सेल। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि मार्केट में कैसा ट्रेंड है, जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स है ना, उससे हम समझ पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। इसमें देखिए कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में देखनी पड़ती है, मैक्रो लेवल पे, जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। उसमें से ये तीनों उसी का पार्ट है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा तो नहीं होता रहता कि भाई पॉलिटिकली कोई चीज़ हम गलत कर रहे हो, या सोशली या इकोनॉमिकली। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, एंटी पॉल्यूशन देख लो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉज देख लो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखनी पड़ती हैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। आपने देखा होगा कि अगर कोई कंपनी का बिजनेस सिगरेट्स का है तो वो हमेशा पैक पर डिस्क्लेमर डालते हैं दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये चीज़ें भी रिक्वायरमेंट्स है, सोशल रिक्वायरमेंट्स है, सोसाइटी के लिए रिक्वायरमेंट्स है कि आप ये चीज़ मेंशन करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले देखनी पड़ती है कि इसकी कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है, पॉलिटिकल डिमांड या सोशल डिमांड या इकोनॉमिकल ट्रेंड क्या चल रहा है अभी तक मार्केट में। उसके अलावा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। ये आप फ़ोन से समझ सकते हो कि अगर किसी एक कंपनी का नया फ़ोन आता है, कोई नया फीचर आता है, तो दूसरी कंपनी भी उसको ले आती है क्योंकि अभी वो ट्रेंड में चल रहा है। जैसे OnePlus का स्क्रीन के ऊपर वो आता है फिंगरप्रिंट, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ लगती थी कस्टमर्स को, तो और कंपनीज ने भी ट्राई किया कि भाई ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हमें भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, राइट। उसके बाद है हमारा कॉम्पिटिशन इन मार्केट। इसमें हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी समझना पड़ता है। कभी भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो आपको जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, ये वाली कंपनी का ज़्यादा क्यों बिकता है, इस वाली कंपनी का कम क्यों बिकता है, और हम अपना प्रोडक्ट कैसा बनाएं कि हम इनको एक लेवल तक कम्पीट कर पाएँ, उनको टक्कर दे पाए, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? 5 चीज़ों के लिए करेंगे। सबसे पहले टारगेट कस्टमर का नेचर जानना है हमें, टारगेट कस्टमर का नेचर जानना है। उसके बाद मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं,
इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स देखेंगे, उसके बाद कंपटीशन इन द मार्केट देखेंगे। राइट, समझ गए आप लोग? कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? नेचर ऑफ टारगेट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, 3 टाइप के ट्रेंड्स थे, मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ट्रेंड्स। राइट, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंस। अब ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम कर क्यों रहे हैं भाई, इतना झमेला क्यों करना है? ये कहना चाहते हैं कि देखो यार, जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसा है? डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, चेंज होता रहता है यार, इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। देखो पहले आपकी सरकार थी दिल्ली में, अब बीजेपी की सरकार है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, और ये क्या है? ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और बिजनेस पे इसका कंटिन्यूसली इंपैक्ट आता रहता है, क्योंकि वी आर लिविंग इन दैट इन्वायरमेंट। हमारा बिजनेस उसी इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, हम उसी से सराउंडेड है, तो हम पे भी इंपैक्ट आएगा। तो हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन है उसके साथ। अगर कंपनी अडेप्ट कर लेती है उस एनवायरनमेंट में तो वो सक्सीड कर जाएगी लॉन्ग रन में, लेकिन अगर वो नहीं ठहर पा रही तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम करें और हमारे क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है। चलिए, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है क्या? डिस बिग फिली। डिस बिग फिली। डी से हमारा है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी, आई से हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, उसके बाद ऐसे हमारा है सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कॉप अप विद रैपिड चेंजेस, सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कॉप अप विद रैपिड चेंजेस। बी से हमारा बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। उसके बाद हमारा आइडेंटिफाइंग फॉर्म की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लर्निंग कंटिन्यूसली, इमेज बिल्डिंग। ये मैंने ऐसे आपको क्यों याद करा रही हूँ? क्योंकि हेडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जिसमें ज़्यादा थ्योरी हो, वहाँ पे हेडिंग्स पे ज़्यादा याद करना, फोकस करना जरूरी होता है। तो याद करिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। डिस बिग फिली, डिस बिग फिली। डी से हमारा डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, ऐसे हमारा सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू द रैपिड चेंजेस, बी से हमारा बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, आई से हमारा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जी से हमारा गिविंग डायरेक्शंस फॉर द ग्रोथ, फॉर्मुलेशन, एफ से हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, एफ से हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज, आई से हमारा आइडेंटिफाई फॉर्म की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लर्निंग कंटिन्यूसली एंड इमेज बिल्डिंग। डिस बिग फिली याद करना है, ये लिखो और याद करो। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ आप अंदर क्या कंटेंट लिख के आओगे, हेडिंग्स तो आप लोग डाल लोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज होता क्या है? अपॉर्चुनिटीज होता है फेवरेबल इन्वायरमेंटल फोर्सेस, फेवरेबल चेंजेस, फेवरेबल एक्सटर्नल चेंजेस, जिससे क्या होगा? हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा। अपॉर्चुनिटीज मीन्स द पॉजिटिव और फेवरेबल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर लाइकली टू हेल्प द फर्म टू इंक्रीज इट्स बिजनेस। इससे बिजनेस इंक्रीज होगा। जब हमें कुछ मार्केट में चेंज आने वाला है और हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया और हमने उसके अकॉर्डिंग चीजें, देखो जैसे किसी कंपनी को पहले ही पता चल गया कि भाई कोविड आने वाला है और वो मेडिकल स्टोर है मान लो, जो सैनिटाइजर्स का स्टॉक लाके उसने रख लिया क्योंकि उसको पता चल गया कि सैनिटाइजर्स की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो वो क्या हो गया? उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। क्या हो गया? उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? जो सबसे पहले एक्शन ले लेगा। अब किसी स्टूडेंट को पहले ही पता चल गया कि भाई ये वाले चैप्टर में से 20 मार्क्स का आने वाला है और फिर उसने उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, तो कौन टॉप करेगा? वो स्टूडेंट करेगा जिसने क्या किया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। राइट, वो कब उसे पता चलेगा? जब वो थोड़ा सा क्या करेगा? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेगा, टीचर्स से बात करेगा और उसे कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी। राइट, तो अपॉर्चुनिटी क्या है? फेवरेबल चेंजेस, फेवरेबल फोर्सेस दैट आर लाइकली टू हेल्प अ फर्म इन इंक्रीज इट्स बिजनेस। चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंडिकेट्स, बिजनेस में एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी पता चल गई तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज पता चल गई, अगर फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, फेवरेबल फोर्सेज हैं, तो अनफेवरेबल फोर्सेज भी हैं। अनफेवरेबल फोर्सेज को कहा जाता है थ्रेट्स। थ्रेट्स रेफर्स टू नेगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फोर्सेज दैट क्रिएट हर्डल्स फॉर अ फर्म, जो फर्म के लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे, मुसीबतें लाएंगे। ठीक है, कुछ बिजनेस ने, मान लो कोविड आया था हमारा, तो कोविड एक कंपनी है, उसने नया बिजनेस सेटअप किया है, वो उसे लॉन्च ही करने वाला था और कोविड आ गया। अगर उसने पहले ही इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करी होती, अगर उसे पहले ही पता होता कि चाइना में ऐसी कोई बीमारी फैल रही है और वो अपने इन्वायरमेंट को पहले ही समझ लेता, तो शायद उसके पैसे बच जाते। अब उसका बिजनेस क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑफलाइन से सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे, और उसका ऑफलाइन क्लासेस का मान लो वो करना चाहता था स्टार्टअप, वो वहीं की वहीं फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस के इन्वायरमेंट को नहीं समझा, इस वजह से उसको एक थ्रेट आ गया। अगर उसे पहले ही ये चीज़ पता चल जाती कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाएंगी, तो वो ऑनलाइन का सेटअप करता, उस पर इन्वेस्टमेंट करता। दैट्स वाई मार्केटिंग
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे क्या होता है हमें पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। ठीक है, इससे क्या होता है एक हमारे को वार्निंग सिग्नल मिल जाता है या फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाती है कि हमें पहले ही पता चल गया कि भाई आगे होने वाला है, तो हम पहले ही उसके लिए एक्शंस ले लें, राइट। प्रोएक्टिव हो जाते हैं हम इससे। Environmental scanning helps to identify possible threat in future and give warning signals to the firm। क्या देते हैं? वार्निंग सिग्नल्स दे देते हैं फर्म को। उसके बाद है हमारा, आपको पता है हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, स्टैटिक है या डायनामिक है, बताइए। डायनामिक, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमें क्या है, इन चेंजेस को, जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको स्टडी करते हैं और ट्रेंड्स देखते हैं मार्केट में क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब हम कीन वॉच करते हैं इन ट्रेंड्स को, तो इससे क्या होता है, would help to sensitize the firm's management to the changing technology, competition, government की policies और changing needs of the customer। कि कस्टमर की कुछ नीड्स चेंज हो रही हैं, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो उन चेंजेस के साथ कॉप अप कर पाती है। कॉप अप विद रैपिड चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलते रहें, कॉप अप कर पाएँ, राइट। अब देखो मार्केट में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी का बेसिस भी वही होगा कि हमें पता चल गया कि कोई ऐसा चेंज आने वाला है, तो स्ट्रैटेजी जो बनेगी वो वैसी बनेगी जो हम उस इन्वायरमेंट में अप्लाई कर पाएँ और वो सक्सेसफुल हो पाए, इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे थे और मार्केट में तो चलती ही ऑनलाइन क्लासेस है, तो हमने इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया, हमारी स्ट्रैटेजी ही गलत बन गई। स्ट्रैटेजिस्ट कैन गैदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो रिगार्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और उसको स्ट्रैटेजीज बनाते हुए, इफेक्टिव प्लान्स बनाते हुए यूटिलाइज करो। ठीक है, उसके बाद है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। देखो जब हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता है, हम कोई फैक्ट को इग्नोर ही नहीं कर रहे, तो हम क्या होंगे, स्मार्ट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे। तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन टू प्लानर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज। जब हम स्मार्ट हैं, हमें पता है इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे और सोच समझ के लेंगे। हम क्या करेंगे, लोगों को और समझेंगे। पे मोर अटेंशन टू द पीपल बाय लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड सजेशन। हम उनको सुनेंगे, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे सजेशंस क्या है, वो सुनेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ बनाएंगे, ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी लेके आएंगे जो क्या हो, सबके लिए सूटेबल हो, और सबके लिए सूटेबल हो, ऐसी ही स्ट्रैटेजीज बनेंगी फिर। ठीक है, दे कैन ऑल्सो एलिमिनेट प्रोसीजर्स complexities in a visible way. The drastic and dynamic step will definitely keep placed. कंपनी चलती रहे हमारी, उसके लिए हमें लोगों को समझना है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना है, उनके सजेशंस को सुनना है। इसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। सबकी सुन के फिर अपनी करो, ठीक है, सबका ध्यान रखो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दैट इज गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। देखो जब हम इतना स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं ना, तो हमारी ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, थ्रेट्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी और उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जा रहा है। वी आर प्रोएक्टिव। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से एक चीज़ होती है, हम प्रोएक्टिव बन जाते हैं, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पता है, थ्रेट्स पता है, स्ट्रेंथ्स पता है, वीकनेस पता है, स्वॉट एनालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वी आर ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द बिजनेस फर्म। हमें पता है कहाँ हमें क्या करना है। इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस को एक डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे हम क्या होता है, सक्सेसफुल होते हैं और ग्रोथ भी होती है हमारे बिजनेस की। बिजनेस को पता चल जाता है, इट अनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। कि उनको कहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, कहाँ एक्सपेंशन हो सकता है, वो उन्हें पता चल जाता है जब वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। ये हमने पीछे भी पढ़ा, बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, वही इन्होंने फिर से यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग बना के लिख दिया है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प एंड आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। हमें पता चल गया क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। इससे क्या होता है, बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी टू काउंटर थ्रेट्स एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएं और थ्रेट्स को हम काउंटर कर पाएं, डील कर पाएं, फेस कर पाएं। ठीक है, लीडिंग कंपनीज लाइक रिलायंस, एयरटेल, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आईटीसी हैव एंगेज्ड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको समझने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्होंने एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं कि भाई जो बाहर चल रहा है ना, जरा देखो क्या ट्रेंड है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। जो इनपुट्स ये एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको यूज़ किया जाता है स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि भाई वैलेंटाइंस वीक चल रहा है सर, कपल्स को ये चाहिए वो चाहिए, तो हार्ट शेप वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आने लग गई। किटकेट में भी कुछ ऐसा चेंज आ गया कि भाई डेयरी मिल्क कर रहा है तो किटकेट भी करेगा। और ये सारे चेंजेस तब आ रहे हैं जब हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कपल्स को आजकल ये वाले गिफ्ट चल रहे हैं, तो हमने चॉकलेट के साथ रोजेज ऐड कर दिए कि वो वैलेंटाइन वीक में अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड दे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना कंपनीज का रूल है, वो समझेंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी बनाएंगी कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं या हम
कपल्स को टारगेट करते हैं या हम सिंगल्स को टारगेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आप देखोगे अगर आप जेप्टो चलाते हो तो उसमें ऑप्शन आया आजकल कि आप सिंगल मोड या कपल मोड दोनों ऑन कर सकते हो। तो वो कितना डिफरेंट है कि उन्होंने देखा भाई वो सिर्फ कपल्स का नहीं, वो सिंगल्स का भी ध्यान रखते हैं, राइट। तो ये एक ट्रेंड समझा उन्होंने मार्केट में क्या चल रहा है और उस पर वर्क किया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी। उसके अकॉर्डिंग हमने उन्होंने स्ट्रैटेजी बना दी, पॉलिसीज बना दी। अब उनका बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो, है ना, कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी। उसके बाद देखो जब हम सबका ध्यान रखते हैं ना तो सब हमारा भी ध्यान रखते हैं। तो हमारी अगर हम कपल्स का ध्यान रखते हैं, अब जैसे जेप्टो है उन्होंने कपल्स के साथ सिंगल्स का भी ध्यान दिया, तो सिंगल्स में भी एक इमेज बिल्ड हो गई जेप्टो की कि यार बढ़िया चीज़ है, वो तो सिंगल्स का भी ध्यान रखते हैं। तो ये हो गया इमेज बिल्डिंग। अगर फॉर्म सेंसिटिव है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हमारा ध्यान रखेगी। इट विल कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जैसे नया प्रोडक्ट क्या आया, वो सिंगल बोर्ड वाला, तो वो नया प्रोडक्ट लेके आती है जेप्टो। क्या हुआ हमारी तरफ, क्या हुई, सेंसिटिव हुई, वो हमारे लिए भी एक नया प्रोडक्ट लेकर आई, जिससे क्या हुआ हमारी इमेज बन गई, जेप्टो की इमेज बन गई और रेपुटेशन बन गई इन द आइज ऑफ द कस्टमर एंड द जनरल पब्लिक। कस्टमर्स और जनरल पब्लिक की आइज में एक हमारी इमेज बन जाती है जब हम उनका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग कंटिन्यूअसली। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कीपिंग इन टच विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ टच में रहते हैं। इसलिए जब हम कोई भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लर्न कर रहे हैं, एक्सटर्नल चेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी टू डील विद एनवायरनमेंट आर पार्ट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस भी है। आइडेंटिफाइंग फॉर्म्स strength and weaknesses. Business environment help to identify the individual strength and weaknesses. अपने बारे में भी हमें पता चलता है जब हम बाहर के बारे में जानते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने बारे में भी जानते हैं कि भाई हमें इस एनवायरनमेंट में ये अच्छा कर सकते हैं या ये बुरा होता है, हम यहाँ कमी रह जाती है हमारी डिमांड तो 1000 की है बट हमारी प्रोडक्शन की जो मशीन है वो सिर्फ 800 ही बना पा रही है, तो हमें अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन सब का भी हमें कहीं ना कहीं अंदाजा आ जाता है। इट एक्टिवेट्स मैनेजमेंट टू मूव अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, वीकनेसेस और थ्रेड्स को, वीकनेस को अपनी कम करना है और थ्रेड्स को हमें काउंटर करना है, ठीक है। समझ गए? चलिए आज इतना ही करते हैं, बाय बाय।